इंडिया में ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ने सदर ट्रंप के इंडिया पर टैरिफ बढ़ाने के ऐलान की तनकीद की है। यहां तक कि एक ऑपोजिशन लीडर ने इसको बदमाशी तक करार दिया है। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि रूस से तेल खरीदने पर इंडिया पर इजाफी 25% टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि अब कुल टैरिफ 50% तक बढ़ जाएगा। ये इस टाइम पर हो रहा है जब ऐसा लगता है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी और ट्रंप तो इतने अच्छे दोस्त थे, तो फिर मसला कहां पैदा हुआ। माहिरीन का कहना है कि सदर ट्रंप की टीम चाहती है कि इंडिया अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को अमेरिकी बिजनेस के लिए खोल दे, लेकिन 40% से ज्यादा इंडियंस एग्रीकल्चर पर मुनहसिर हैं। इसके अलावा सदर ट्रंप कई मसाइल को रेड लाइन समझते हैं। इनमें सबसे बड़ा इंडिया और पाकिस्तान के साथ सदर ट्रंप का एक जैसा सुलूक है। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग के सिर्फ कुछ हफ्तों बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की। दिल्ली के लिए एक और तशवीश ट्रंप का बार बार ये इसरार है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग बंदी करवाई थी। माहिरीन कहते हैं कि इन सब मसाइल की वजह से इंडिया को इतने टैरिफ का सामना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप कहते हैं कि इजाफी टैरिफ की वजह तो रूसी तेल है, तो इंडिया रूस से कितना तेल खरीदता है। रॉयटर्स के साथ शेयर किए गए तिजारती आदादोशुमार से पता चलता है कि 2025 के पहले 6 महीनों में इंडिया ने रूस से रोजाना तकरीबन 1.75 मिलियन बैरल तेल खरीदा। ये इंडिया की कुल तेल की सप्लाई का 35% है। माहिरीन का कहना है कि इंडिया को जज्बाती तौर पर जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन ममालिक पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए जो आजाद तिजारती मुआहिदों में दिलचस्पी रखते हैं। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के फौरन बाद यहां पर सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस को बैन किया गया। जो कि हुकूमत मुखालिफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस होते थे उनको कानूनन बंद कर दिया गया। उसके बाद 3 ऐसी किताबें हैं, मिर्जा वहीद की द कोलैबोरेटर, बशारत पीर की कर्फ्यूड नाइट्स और आगा शाहिद अली की पोइट्री की एक किताब है, उसको यूनिवर्सिटी करिकुलम से खारिज कर दिया गया। लेकिन ये पहला मौका है कि इस हफ्ते हुकूमत ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें 25 किताबों को बैन किया गया। उनकी पोजेशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी पब्लिकेशन पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इन किताबों में कश्मीर की तारीख का जो बयानिया पेश किया गया है उसको हुकूमत ने अलहदगी पसंदाना रुझानात को फ़रोग देने, इंडिया की कश्मीर पर सॉवरेनिटी को चैलेंज करने और दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करार दिया है। इन किताबों में अरुंधति राय की आज़ादी जो कि फिक्शनल अकाउंट है, विक्टोरिया शेफील्ड की कश्मीर की तारीख से मुतल्लिक किताब है और क्रिस्टोफर सिनेडन की एक किताब है जो कि पाकिस्तान के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर के क़याम से मुतल्लिक है। इस हवाले से दानिश्वर तबकों में काफ़ी खदशा पाया जाता है। ठीक है, आपको लग रहा है किसी बुक का नरेटिव आपको सही नहीं लग रहा है, आप उस नरेटिव का काउंटर नरेटिव निकालिए, आप उसके जवाब में लिखिए। जैसे होता आया है, हमने वेस्ट में देखा है हमेशा से, कोई किताब अगर उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है या गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये किताब हमारे जो नरेटिव है उसके खिलाफ जाती है, तो उसका जवाब आता है, उसमें पेपर्स में लिखा जाता है, उसके रिव्यूज़ आते हैं। लेकिन अगर आप आउटराइटली किसी किताब को बैन करें तो उससे मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादती होगी उन राइटर्स के साथ भी, और जो दूसरे राइटर भी है अब उनको सोचना होगा कि हम क्या लिखेंगे और गवर्नमेंट को क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा। तो मुझे लगता है ये बैन वेरी अनफॉर्चुनेट है, होनी नहीं चाहिए थी। देखिए, परसों जब इस मेले का इफ्तिताह हुआ तो जो हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि हमें अब नई नस्ल को बंदूक के बदले हाथों में कलम देनी चाहिए। और इसी बीच एक खबर आई कि 25 किताबों की बैन लगाई गई। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। इसके बरक्स ये होना चाहिए, इन किताबों पे डिस्कस होनी चाहिए। गवर्नमेंट एक पैनल खड़ा करे जो इन किताबों में जो लिखा गया है उसके अपोजिशन में इस किताब के जवाब लिखे जाए, बनस्बती उनको बैन लगाई जाए। जो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। गवर्नमेंट को लगा होगा कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ है, इसलिए बैन की होगी। अदरवाइज़ ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसी कोई किताब बैन हुई हो। तो गवर्नमेंट अपने एंगल से देख रही है कि कोई किताब ऐसी ना हो जिसमें हमारे जो हमारी सॉवरेनिटी है उसके खिलाफ कुछ ना हो, या जिससे कुछ आगे जाके हमारी जनरेशन में कुछ ऐसा तजाद उनके जहनों में पैदा ना हो। तो वो गवर्नमेंट का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है उन चीज़ों को देखना। दानिश्वर समझते हैं कि इस बैन से उनमें जो क्रिएटिव फैकल्टी है वो डल हो जाएगी, क्योंकि अब उन्हें कई बार ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो कश्मीर की हिस्ट्री या कश्मीर के मौजूदा हालात से मुतल्लिक लिखते हैं तो उनको कई बार मोहतात रहकर सोचना पड़ेगा, जिससे उनका आउटपुट जो है वो मुतासिर हो सकता है। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने बहरिया टाउन के असासों की नीलामी का अमल शुरू कर दिया है और 6 एसेट्स जो हैं नीलामी के लिए पेश किए गए हैं, जिनकी मालियत 5 अरब रुपये से ज़्यादा है और ये तमाम प्रॉपर्टीज़
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वाक़ हैं। इस मौका पर मीडिया को नीलामी का अमल देखने के लिए इनवाइट तो ज़रूर किया गया, लेकिन उन्हें नीलामी का अमल देखने की इजाज़त नहीं दी गई और 2 घंटों के बाद महज एक प्रेस रिलीज़ जारी करके इसकी तफसीलात बताई गई। नैब की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि रमेश मार्की को 50 करोड़ 80 लाख में नीलाम किया गया, जबकि इस मार्की की रकम नैब को ट्रांसफ़र होने का अमल भी शुरू हो गया है। बहरिया टाउन कॉरपोरेट ऑफिस की 87 करोड़ 6 लाख रुपए की मशरूत बोली लगी, जबकि कॉरपोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली लगी। ताहम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के फ़रोख्त की हतमी मंजूरी दिए जाना अभी बाकी है। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 3 जायदादों की नीलामी नैब को मतलूबा बोली मसूल ना होने की बिना पर मौखर कर दी गई है और इन 3 जायदादों की नीलामी अब दोबारा की जाएगी। इन 3 जायदादों में अरीना सिनेमा, बहरिया टाउन इंटरनेशनल एकेडमी और सफारी क्लब शामिल हैं। इस प्रेस रिलीज़ में प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले का नाम नहीं बताया गया। बहरिया टाउन के मुल्क के 4 बड़े शहरों, जिनमें लाहौर, कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद शामिल हैं, में अरबों रुपए मालियत के असासे हैं, जो कि रहायशी और कमर्शियल बुनियादों पर चल रहे हैं। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की तरफ से एक बयान सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि सियासी दबाव डालने के लिए उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जा रही है। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले के हल के लिए एक आर्बिट्रेशन भी कर ली जाए और उसमें जो भी फैसला होगा वो उस पर रजामंद होंगे। जिन 3 मुकदमात में बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इश्तिहारी करार दिया और अदालती हुक्म पर ही इन एसेट्स की नीलामी की जा रही है, उनमें से एक मुकदमा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का भी है। इस मुकदमे में भी मलिक रियाज के एब्सेंट होने की वजह से अदालत ने उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया और इस्लामाबाद के हदूद में वाक़ उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करके उनकी नीलामी का हुक्म दिया था। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के इस फैसले और ऑक्शन के अमल को रुकवाने के लिए बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की, जो कि पहली ही समाअत में मुस्तरद कर दी गई। अब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के फैसले को बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। नैब के हुकाम का कहना है कि नैब बतौर इदारा ऑक्शन का ये अमल अपने तय उन्होंने शुरू नहीं किया, बल्कि ये सारा काम अदालती हुक्म पर किया जा रहा है। यहाँ पर यह भी काबिल ज़िक्र है कि नैब ने कुछ अर्सा पहले बहरिया टाउन के असासों को फ़रोख्त करने के लिए नीलामी का अमल शुरू किया था, लेकिन किसी एक ख़रीदार ने भी नीलामी के इस अमल में हिस्सा नहीं लिया।